जब पूछूंगा ना, एक भी भगवान का सही तरीके से नाम ठीक से पूरा नहीं बताओगे। वो भगवान हमारे दिल दिमाग में बिठाए। ये काम आरएसएस ने किया, और दूसरा काम किसने किया? जो हमारे लोग संविधान की वजह से जंगलों से वनों में आए, वो शहर से भगवान गांव में लेकर गए। और साला एक डॉक्टर भगवान की पूजा करेगा तो अनाड़ी जो समाज है वो क्या करेगा? एक टीचर गांव से जंगल से शहर में आया और वो टीचर गांव में भगवान लेकर गया। अनाड़ी समाज, भोला भाला समाज वो टीचर की तरफ देख रहा है, अरे भगवान की पूजा कर रहा है, हाँ जरूर है। मामला समझ में आ रहा है? जिस दिन अवसर मिलेगा ना, 24 घंटे में कानून बनाएंगे, 48 घंटे में अमल करेंगे, और 72 घंटे में जो लागू नहीं करेगा 6 दिन की सजा है। किस आधार पर बोल रहा हूं? किस आधार पर बोल रहा हूं? संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में यह बात लिखी हुई है कि ऐसे किसी भी विषमतावादी विचार का प्रचार और प्रसार नहीं होगा। उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में शून्य घोषित कर दिया, लेकिन टीवी पर 24 घंटे दिखाया जाता है, ये खरीदो वो खरीदो तो ऐसा होगा वैसा होगा। परिस्थितियां बता रहा, विभाजन उनका हथियार, और दूसरा हथियार है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासियों में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है, लेकिन उस टोटम को ब्राह्मणों ने जाति में कन्वर्ट कर दिया। जाति ब्राह्मणों का हथियार है हमको गुलाम बनाने का। इसलिए जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य बन रहा है। ये जातिवाद ब्राह्मणवाद का भक्ष्य कैसे बन रहा है? तालाब में मछली पकड़ने के लिए कीर का इस्तेमाल करते हो और कीर में चारा लगाते हो चारा। इधर क्या बोलते? केचुआ बोलते, क्या बोलते? केचुआ बोलते हैं। हाँ, तो तालाब में हमारे आदिवासी लोग मछली पकड़ने में जाते, एक तो जाली का उपयोग करते, जार का उपयोग करते हैं, या फिर वो गिर का उपयोग करते। तो गिर से मछली पकड़ने वाले लोगों का उदाहरण दे रहा कि जाति व्यवस्था कैसे है, हमें कैसे गुलाम बना रही है, इसलिए वो गिर का उदाहरण दे रहा हूं। गिर को हम लोग चारा लगाते, केचुआ लगाते, और वो गिर पानी में डालते, फिर मछली वो चारे को देखकर आती है और वो चारे को खाती है, और फिर मछली पकड़ में आती है। क्या मछली को मालूम होता है कि वो चारे में कोई गिर लटकी हुई है? बता, आ गई पकड़ में मछली। उसी प्रकार से ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग क्या करते हैं? हमारे समाज में जाति के नाम पर कैंडिडेट खड़े करते हैं। केचुआ, इनको मैं कहता हूं केचुआ, चारा। आप बोलते विधायक, सांसद। बाबा साहब ने कहा ये दलाल और भड़वे, मैं कहता हूं ये केचुआ। आपकी जाति की संख्या उस एरिया में जितनी होती है वो केचुआ को खड़ा कर देते। अब आपको क्या लगता है? हमारे जाति का है। आपको क्या लगता है? हमारे समाज का है। आप फिर क्या करते हैं? उसकी बटन दबाते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आपने जिसकी बटन दबाई वो वोट उसको नहीं गया, पार्टी के अकाउंट में जमा हुआ। आपको मालूम ही नहीं। जैसे मछली पकड़ने के लिए चारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको गुलाम बनाने के लिए हमारे प्रतिनिधियों का, हमारे नेताओं का जाति के नाम पर उसको टिकट देते हैं, और वो चारा आपके सामने दिखाकर, वो केचुआ आपके सामने दिखाकर आपका वोट लेते हैं। आप वोट अपने जाति का, अपने समाज का करके देते हो, लेकिन वो वोट ब्राह्मणों को मजबूत करता है। कैसे? इस 75 साल में दो ही पार्टियों ने भारत के ऊपर राज किया। एक है कांग्रेस जिसने 55 साल राज किया, और दूसरा है बीजेपी जिसने 20 साल राज किया। 55 और 20
75 साल। देश आजादी को, तथाकथित आजादी को 75 साल हुए। बीजेपी ने 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव क्यों मनाया? क्यों मनाया? क्योंकि भारत की जनता 75 साल में सवाल खड़ा नहीं करनी चाहिए। इस देश में 75 साल के तथाकथित आजादी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि 75 साल में आपने जनता का कितना विकास किया, आपने आदिवासियों का कितना विकास किया। क्या 75 साल में आदिवासियों को 5वीं 6वीं अनुसूची क्या अमल में लाई? क्या 75 साल में आदिवासियों को रोजगार दिया, शिक्षा दिया, नौकरियां दी? क्या आरक्षण उनका सुरक्षित रखा? क्या उनकी कला सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रखी? क्या जल जंगल जमीन सुरक्षित रखा? ये समीक्षा 75 साल में होनी चाहिए थी। ये समीक्षा ना हो, इसलिए घर घर तिरंगा, हवा में उड़ा दिया आपकी समीक्षा। घर घर तिरंगा। पहले आपने क्या किया? घर घर मोदी। उनको मालूम था साला ये फार्मूला ज्यादा काम का है, तो घर घर तिरंगा। किसने घर घर तिरंगा पहुंचाया? जिसने तिरंगा जलाया और जिन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं लहराया, उन्होंने घर घर तिरंगा पहुंचाया, ताकि आप लोग सवाल खड़े ना करो। किसको? वो केचुआ को, वो चारा को। आप सवाल खड़ा ना करो कि 75 साल में आप लोगों ने क्या किया। अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यह है जाति। ये जाति ब्राह्मणों का हथियार है और हमारा समाज इस जाति व्यवस्था से निकलना नहीं चाहता है। वामन मेश्राम साहब 45 साल से जगाने का काम कर रहे हैं और मैं 16 साल से इस मिशन में लगा हुआ है। मैं कोई ऊपर से आया हुआ नहीं हूं। आप सभी का मेरे माँ बाप है। मैं भी नेशनल पार्क का लड़का हूं, गांव देहात में पैदा हुआ हूं और मैं मेरे खानदान में अकेला लड़का हूं जो पीछे पड़ा हुआ। ये ऑनलाइन चल रहा है, ये दुनिया देख रही, मेरी बात को सुन रही है। पीछे अकेला लड़का हूं, मेरे खानदान का, पूरे खानदान अकेला। माँ बाप अनपढ़, अशिक्षित, अनाड़ी, रोज मजदूरी करने वाले। क्या सोच होगी मेरे माँ बाप की कि बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और बुढ़ापे में सहारा देगा। यही होगी ना, यही होगी ना सोच मेरे माँ बाप की, जिन्होंने मुझे पैदा किया। जो परिस्थितियां बता रहा, और मैं 2006 से पूर्णकालीन प्रचारक के तौर पर काम कर रहा हूं। आज 16 साल हो रहे। जो परिस्थितियां बता रहा, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वामन मेश्राम साहब 45 साल से समाज को बता रहे हैं कि जाति ये ब्राह्मणवाद का भक्ष्य है। और मैं आपको समझा रहा कि आदिवासियों में जाति नहीं है। अगर जाति का गर्व भाव आप रखोगे तो समाज जागृति नहीं होगी, जाति जागृति होगी, और जितनी जाति जागृति होगी उतना ब्राह्मण मजबूत होगा। इसीलिए जाति से हमें बाहर निकलना होगा। अगर समस्या का समाधान चाहते हो तो जाति से बाहर निकलना होगा। जाति के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार समाज के नाम पर है। बहुत खास बात बता रहा हूं। एक है कि जाति के नाम पर अधिकार नहीं, दूसरा है कि धर्म के नाम पर अधिकार नहीं। कोई वकील साहब है इधर बैठे हुए? एकाधी वकील हमारे बीच में नहीं? अच्छा, इधर कोई वकील साहब बैठे हुए हैं? है? वकील भी डर रहा होगा कि अगर मैं हाथ ऊपर करूं तो कौन सा सवाल मुझे पूछ ले, पता नहीं। जो लोग मुझे YouTube पर सुने हुए हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। वामन मेश्राम साहब के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत संविधान जान रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार है समाज के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब, इसके नाम पर अधिकार है। बहुत खास बात बता रहा।
साथियों, जो परिस्थिति आपको बताई जा रही है कि 75 साल में देश आजादी को 75 साल हुए, इस 75 साल में अभी तक हमारे घर में शिक्षा, रोजगार, नौकरी नहीं पहुंचाई। आदिवासियों की 5वीं 6वीं अनुसूची अमल में नहीं लाई, बल्कि आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए कानून बनाया। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 16 राज्य के 10 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खाली करो। राज्य सरकार को आदेश दिया। क्या बीजेपी से हमारे लोग चुनकर नहीं जाते? क्या कांग्रेस से हमारे लोग चुनकर नहीं जाते? जाते या नहीं? पूरे देश भर में आदिवासियों के 47 सांसद चुनकर जाते हैं, 450 विधायक चुनकर जाते हैं। झक मारते हैं क्या उधर जाकर? क्या करते हैं ये लोग? 47 सांसद, 450 विधायक हमारे समाज से चुनकर जाते हैं। जिस समाज के 47 सांसद और 450 विधायक हो, उस समाज की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन जिनको आप विधायक और सांसद कहते हो, जिनको आप प्रतिनिधि कहते हो, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। वो पार्टी हाईकमांड के गुलाम हैं। वो केचुआ है, चारा है ना? हाँ, बस आपको दिखाते हैं और फिर आपका वोट लेते हैं। 75 साल में हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक साइड में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, दूसरे साइड में राजस्थान का इंद्र मेघवाल छोटा सा बच्चा पानी पीने के लिए मटके का पानी पिया, अपनी जान गंवा दी, हत्या कर दी उसकी। उत्तर प्रदेश का लड़का छोटा सा बच्चा, वो भी फीस नहीं भर पाया, उसको भी खत्म कर दिया। ये आजादी है? ये आजादी है? मुझ बढ़ा दिया तो हमारे लोगों की हत्या होती है। ये आजादी है? घोड़ी पर बैठ गया तो हमारे लोगों को मारा पिटा जाता है। ये आजादी है? अब यहां पर महिलाएं बैठी हैं, नहीं तो ये घोड़ी पर चढ़ने का मेरे पास बड़ा अच्छा उदाहरण है। घोड़ी पर चढ़ा तो उसको मारा गया, पिटा गया। ये आजादी है? इस देश में आदिवासियों की FIR तक दर्ज नहीं होती किसी पुलिस स्टेशन में। ये आजादी है? इसको आजादी कहेंगे? 75 साल हो गए, दुनिया चांद पर चल रही है और हम लोग अभी भी किधर हैं? ह्यूमन इंडेक्स कहता है, ह्यूमन इंडेक्स ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमन इंडेक्स ये ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ह्यूमन इंडेक्स कहता है भारत दुनिया के तुलना में 134वें नंबर पर है। ये हमारा ब्रेन 134वें नंबर पर। इसका दूसरा अर्थ है 133 देशों का ब्रेन हमसे आगे है। साला जिस देश में विश्वविद्यालय थे, जिस देश में सोने की चिड़िया थी, जिस देश में नगर रचना थी, हम लोग 134वें नंबर पर। जो परिस्थिति आपको बताई जा रही बहुत गंभीर परिस्थिति है। ये हमारी आजादी नहीं है। इस देश में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये हमारी आजादी नहीं है। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने जो आंदोलन चलाए, ये 108 साल का संघर्ष चला। 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक ये 108 साल का संघर्ष चला। इस 108 साल की संघर्ष की बदौलत हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले। जाति हमारी पहचान नहीं थी। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की, और वो सामाजिक क्रांति ये थी कि 6243 जातियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 कैटेगरियों में लाया। एक है शेड्यूल कास्ट, दूसरी है शेड्यूल ट्राइब, तीसरा है ओबीसी और चौथा है माइनॉरिटी। आप अंदाजा लगाइए, ब्राह्मणों ने 6243 जातियां बनाई,
बाबा साहब ने वो 6,243 जातियों को 4 कैटेगरी में लाया। आप लोग अंदाजा लगाइए देश में कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति है। हम लोग सिर्फ इन 4 कैटेगरियों को इकट्ठा कर एक समाज निर्माण करना चाहते हैं, एक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं, एक संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं जो हमारे महापुरुषों ने चलाया। इस देश में 2 आजादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का चलाया, दूसरा आंदोलन हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया। भारत में 2 आजादी के आंदोलन हुए। ब्राह्मणों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, ब्राह्मण आजाद हो गए। वो तारीख है 15 अगस्त 1947। ये ब्राह्मणों के आजादी का दिन है। हमें बताते साला देश आजादी का दिन है। बहुत खास बात बता रहा हूं। 2 आजादी के आंदोलन चले। एक ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया, और हमारे ये जितने भी महापुरुष हैं ये ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चलाया। अभी तक सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन कौन चला रहे थे? नंबर 1 न्यायमूर्ति गोविंद रानडे ब्राह्मण, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, मोहनदास करमचंद गांधी बनिया ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण। अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त होने का। और हमारे महापुरुष ब्राह्मणों के गुलामी से मुक्त होने का आंदोलन चला रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, बाबा साहब आंबेडकर। मैं 3-4 उदाहरण दूंगा कि ये 15 अगस्त आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, तो आपको समझ में आएगा अभी हमें करना क्या है। पहले नंबर का उदाहरण, इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ। पहला उदाहरण, अगर कांग्रेस और गांधी जी सबके आजादी का अगर आंदोलन चला रही थी तो 1918 में जब विधिमंडल का गठन हुआ तो बाबा साहब SC/ST के लिए अलग मांग क्यों कर रहे थे? बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए अलग मांग क्यों कर रहे थे? और भास्कर राव यादव शाहू महाराज के कहने पर OBC के लिए अलग अधिकार की मांग क्यों कर रहे थे? इसका मतलब बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, भास्कर राव यादव और बाबा साहब आंबेडकर का गांधी जी के ऊपर विश्वास नहीं था। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर गांधी जी का आंदोलन, अगर सबके आजादी का अगर आंदोलन था तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान बनने का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव। गांधी जी ने आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? गांधी जी ने OBC को टिकट क्यों नहीं दी? OBC के 3 लोग गांधी जी के विरोध में चुन कर गए। महाराष्ट्र के 2 थे, पंजाब का 1 था। आदिवासी को टिकट ही नहीं दी संविधान सभा की। जयपाल सिंह मुंडा जी ये नॉमिनेट थे, चुनकर नहीं गए थे संविधान सभा का। बहुत खास बात बता, वो भी नॉमिनेट क्यों थे? 1925 में हॉकी टीम के कप्तान थे, विदेशी पढ़ाई पढ़कर थे, उस आधार पर उनको नॉमिनेट किया, नहीं तो उनका भी लिस्ट में नाम नहीं होता। अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो आदिवासी को टिकट क्यों नहीं दी? OBC को टिकट क्यों नहीं दी? बहुत खास बात आप लोगों को बता रहा हूं। तीसरा उदाहरण, तथाकथित आजाद भारत का चुनाव 1952 में हुआ। अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो संविधान कहता है, लोकतंत्र कहता है, क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी। ब्राह्मण अगर 3.5% है तो टिकट कितनी मिलनी चाहिए? 3.5। आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हो रहा है। तथाकथित आजाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ।
तब तक बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण था। अगर सबके आजादी का आंदोलन था तो 3.5% ब्राह्मणों को नेहरू ने 60% टिकट दी और 47% ब्राह्मण संसद पर चुनवा कर लाए। ये आजादी है, ये आजादी है। जिनकी संख्या 3.5%, उनको टिकट 60% और चुनवा कर लाए 47%। चौथा उदाहरण, अगर गांधी जी सबके आजादी का आंदोलन चला रहे थे तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए। कौन सा आजादी का बिल पारित हुआ मुझे दिखाएगा कोई मुझे दिखाएगा कि आजादी का फला फला बिल पारित हुआ? लेकिन मैं दिखा सकता हूं, आजादी का बिल नहीं था, ट्रांसफर ऑफ पावर बिल था, सत्ता का हस्तांतरण बिल था। अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी हमको, सत्ता का हस्तांतरण किया। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना, जिसको आप लोग 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ कहते हो और नारे और गाने बजते रहते हैं, देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साला उसने ऐसी कमाल कर दी, ऐसी कमाल कर दी कि जिस आदिवासियों में राजे पैदा हुए आज भीख मांगने के कगार पर आ गए, ऐसे साबरमती के संत ने कमाल कर दिया। बहुत खास बात बता रहा हूं। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जब शहीद हुए 9 जून 1900 में, मुझे नाम बताइए तो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में आदिवासी का कौन सा महापुरुष आंदोलन चला रहा था आदिवासियों के लिए? नाम बताओ मुझे। मैं कोई 10वीं 12वीं पढ़ाने का आदिवासी नहीं हूं, मैं भी पीजी का स्टूडेंट हूं। 16 साल से काम कर रहा हूं तो मैं हर चीज पहले जानता हूं, खोजता हूं, छानबीन करता हूं, फिर बोलता हूं। ऐसे थोड़ी जो मन में आए मेरे कुछ भी बोल दिया। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 9 जून 1900 में शहीद हुए। कौन आदिवासी आंदोलन चला रहा था देश भर में? अगर इस देश में अगर हम आदिवासियों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहे थे तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आंबेडकर थे। क्यों बोल रहा हूं? 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी, बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव मतलब संविधान बनने का चुनाव, अधिकार मिलने का चुनाव। आदिवासी को टिकट नहीं, ओबीसी को टिकट नहीं, और जो बाबा साहब आंबेडकर हमारी लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी और नेहरू ने कहा मिस्टर आंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र में चुनाव में खड़े हुए। चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 रुपए था। गांधी ने, नेहरू ने 25,000 रुपए खर्चा किए। पहला भ्रष्टाचार गांधी और नेहरू ने किया, 25,000 खर्चा किए। उस वक्त के 25,000 आज वर्तमान के 3 करोड़ रुपया होते हैं। खर्चा किए। बाबा साहब दुनिया का विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, हराया। गांधी और नेहरू ने हराया और चौथी पास व्यक्ति को जितवाया बाबा साहब के सामने। फिर संविधान कैसे बना? बाबा साहब तो चुनाव हार गए थे संविधान सभा का, और ये गांधी और नेहरू ने हरवाया था। फिर संविधान कैसे बना? बंगाल में फजलुल हक मुस्लिम व्यक्ति की प्रजातंत्र पार्टी थी, वहां के मुख्यमंत्री थी। बंगाल के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, फजलुल हक। वहां पे 2 कैबिनेट मंत्री थे, जोगेंद्रनाथ मंडल और मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल नमोशूद्राय समाज के थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को चिट्ठी लिखी और बाबा साहब को कहा, बाबा साहब आप बंगाल आए। अधिकार बता रहा, अब बहुत सारी चीजें बताऊंगा, फिर मैं डीलिस्टिंग बताऊंगा। बाबा साहब बंगाल गए। बंगाल में 4 जिला से चुनाव जीत कर गए बाबा साहब।
खुलना, जसोर, फिरोजपुर, ओडिशा, ये 4 जिला से चुनाव जीत कर गए। जैसे ही चुनाव जीत कर गए, गांधी ने षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? जिन 4 जिला से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत कर गए, गांधी ने वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया क्या था? जिस एरिया में 51% मुसलमान होंगे वो एरिया पाकिस्तान में जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन 4 जिला से चुनाव जीत कर गए, वहां पे 71% हिंदू थे, 71% हिंदू थे। वो भारत में रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने वो 4 जिले पाकिस्तान में दे दिए, पूर्वी पाकिस्तान में दे दिए। आज वो वर्तमान में 4 जिले बांग्लादेश में। क्यों दिए गांधी ने? क्यों दिए? इसलिए दिए ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की सदस्यता खत्म किया जा सके, और हुआ ही वैसे। शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, मिस्टर अम्बेडकर, अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का संविधान लिखिए। शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन एक जिला का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन देशव्यापी आंदोलन था, और 1500 जाति के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जुड़े हुए थे। नागपुर में जो 1942 में बाबा साहब ने अधिवेशन दिया ना, 1500 जाति के लोग थे। ऑन रिकॉर्ड 75,000 थे, जिसमें 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिलाएं थी। 1500 जाति के लोग। राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें संविधानिक सुरक्षा ना दे, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड नहीं देगा, जो संविधानिक सुरक्षा नहीं देगा, ऐसे मैं किसी भी संविधान को मानने वाला नहीं हूं। बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया। तब जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ड्राफ्टिंग का मतलब है लिखने वाली कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर थे। यह आंदोलन शुरू करने की वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को बनाना पड़ा। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। बहुत खास बात बता रहा हूं, थोड़ा आइए मान्यवर, थोड़ा आइए, ये पकड़िए थोड़ा। कितने लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में? 7 लोग थे। 7 लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, संविधान लिखने वाले कमेटी में 7 लोग। 2 मर गए। कितने रहे? 2 विदेश चले गए। कितने रहे? एक दिल्ली से दूर रहता था, इसीलिए नहीं आता था। कितने रहे? और एक बीमार रहता था प्रतिदिन, इसीलिए नहीं आता था। कितने रहे? अकेले बाबा साहब अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। ये इतिहास है, ये इतिहास है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया। गांधी और नेहरू ने बदमाशी क्या की जानते हो? भले ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, लेकिन गांधी और नेहरू ने बदमाशी की कि बाबा साहब जो भी ड्राफ्ट करेंगे वो 3 लोगों को दिखाना होगा। नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ये 3 लोगों ने पास किया तो सदन में चर्चा होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमारे लोगों को बहुत सारी बातें तो मालूम नहीं है कि उधर क्या चल रहा था। इधर सिर्फ आजादी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, उधर लड़ाई चल रही है। साथियों, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया, और टोटल आर्टिकल्स बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में 395 लिखी। टोटल आर्टिकल्स, जिसमें 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार, टोटल आर्टिकल 395 लिखी। उनमें से 65 आर्टिकल SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हित में लिखी। 65 आर्टिकल, 65 आर्टिकल हर आदिवासियों के हित में है, शेड्यूल कास्ट के हित में है, OBC के हित में। 65 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की।
15(4)(16)(4) में नौकरी का अधिकार, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 275 में आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट, आर्टिकल 330-332 में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए रिजर्वेशन, 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 आदिवासियों के लिए, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बने, इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 29 में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का अधिकार दिए। 65 आर्टिकल हमारे समर्थन में, और इससे भी मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हम आदिवासियों को दिया संविधान में, और एक संविधान दिया, और वो संविधान का नाम है आर्टिकल 244, 1 में 5वीं अनुसूची और 2 में 6वीं अनुसूची। संविधान में आदिवासियों को और एक संविधान। अब ये 5वीं अनुसूची क्या है? 5वीं अनुसूची क्या है? स्वायत्त शासन। अभी आप लोगों को ठीक से सुनना है। मैं जानता हूं आप कितना समझ रहे हैं, मैं जान रहा हूं आप लोग मेरी भाषा कितना समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज में, लोकल बोली भाषा में अनाड़ी अशिक्षित लोगों को, हमारे गांव देहात के लोगों को समझाना है। जो बातें मैं अभी बोल रहा हूं, स्वायत्त शासन अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस। क्या है स्वायत्त शासन? क्या है? जैसे भारत सरकार है ना, वैसे ही आदिवासियों की खुद की सरकार होगी। आया समझ में? अब कैसे होगी? जैसे भारत सरकार की 4 व्हीलर गाड़ी है, होती है ना, उस पर क्या लिखा हुआ होता है? भारत सरकार। हम आदिवासी के एरिया में जो 4 व्हीलर गाड़ी होगी उस पर भारत सरकार लिखा हुआ नहीं होगा, उसमें होगा स्वायत्त शासन। बहुत खास बात बता रहा हूं, समझने की जरूरत है। स्वायत्त शासन, सेल्फ गवर्नेंस हो गया। 10 राज्य में अनुसूची 5 घोषित लागू है। कब लागू है? 26 जनवरी 1950 में संविधान जब लागू हुआ, अनुसूची 5 लागू हुई। वो 10 राज्य कौन से हैं? 10 राज्य में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन राज्य में अनुसूची 5 लागू है, अमल में नहीं है। लागू है, अमल में नहीं है। अमल में नहीं है, इंप्लीमेंट में नहीं है। क्या है अनुसूची 5? स्वायत्त शासन, आदिवासियों का खुद का राज होगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, भारत सरकार से आदिवासियों को 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। आदिवासी अपना राज खुद निर्माण कर सकता है। स्वायत्त शासन, हमें भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत खास बात बता रहा हूं, 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। हम आदिवासी अपना राज खुद निर्माण करेंगे। कैसे? तो धारा 3 में एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन। तो आदिवासियों का प्रशासन कैसे होगा? धारा 3 में लिखा हुआ है, भारत सरकार के स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो आदिवासियों का खुद का प्रशासन होगा। आदिवासियों के खुद के डिपार्टमेंट होंगे, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, या एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जो हो, वो आदिवासी खुद बनाएगा। प्रशासन कैसे रहेगा? कलेक्टर 1 रहेगा, कलेक्टर 1 रहेगा, लेकिन सीओ 2 रहेंगे। सीओ, कलेक्टर भी आईएएस होता है, सीओ भी आईएएस होता है। कलेक्टर जो होता है वो जिलाधिकारी होता है। सीओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यपालन अधिकारी। सीओ 2 होंगे, प्रशासन में 2 सीओ होंगे। काय के लिए 2? एक शेड्यूल एरिया का सीओ होगा और एक
जनरल का होगा, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक सिर्फ सीओ आदिवासी का होगा। जिला परिषद में 2 टेबल होंगे, एक शेड्यूल फिफ्थ एरिया का होगा, एक जनरल का होगा। प्रशासन बता रहा हूं, स्कूल की हमें भारत सरकार की जरूरत नहीं है, हम अपने एरिया में खुद की स्कूल बना सकते हैं। डिपार्टमेंट का हम लोग खुद निर्माण कर सकते हैं, स्वायत्त शासन। प्रशासन बता रहा। फिर धारा 4(1) में लिखा हुआ है, धारा 4(1) में क्या लिखा हुआ है कि आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार की जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसी प्रकार से जनजाति सलाहकार परिषद होगी। जनजाति सलाहकार परिषद ये आदिवासियों का स्वायत्त शासन चलाएगी। 2 लोग चलाएंगे, एक है जनजाति सलाहकार परिषद और दूसरी है ट्राइबल पंचायत, जो गांव-गांव में होगी। क्या छत्तीसगढ़ के किसी गांव में ट्राइबल पंचायत का गठन भारत सरकार ने किया? क्या छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने किया? हमें ग्राम सभा पढ़ाया जाती है पेशा एक्ट को लेकर, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। ग्राम सभा ये सर्वोच्चम सभा है। ग्राम सभा ये सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। ट्राइबल पंचायत ये आदिवासियों के विकास एवं कल्याण का कार्यक्रम है। गांव-गांव में आदिवासी पंचायत का निर्माण नहीं किया, ये भारत सरकार का काम है। जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत का निर्माण करना रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, ये भारत सरकार का काम है। अभी तक नहीं किया। हमने इस 9 अगस्त को निर्णय लिया, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने, जो काम भारत सरकार ने नहीं किया, हम आने वाले 10 साल में भारत के जहां आदिवासी निवास करते हैं, आने वाले 10 साल में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद गांव-गांव में ट्राइबल पंचायत का गठन करेगी। हमने 9 अगस्त को निर्णय लिया। धारा 4(2) में लिखा हुआ है, 4(2) में कि जो जनजाति सलाहकार परिषद होगी, 2 ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी होगी, वो केवल मात्र आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी, दूसरा कोई काम नहीं करेगी। बहुत सारे राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन नहीं है, और जिस राज्य में गठन है, प्रशासन में लिखा हुआ है जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन ये आदिवासी भी होगा। बहुत सारे राज्यों में गैर आदिवासी को चेयरमैन बनाया। ये लिखा हुआ नहीं है कि राज्य का मुख्यमंत्री ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनेगा। कौन बनेगा? आदिवासी चेयरमैन बनेगा। एक तो राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटियां नहीं है, और जिन राज्यों में है वहां पे चेयरमैन आदिवासी नहीं है। बहुत सारी बातें धारा 5(2) में लिखा हुआ है, अनुसूची 5 धारा 5(2) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, लिखा हुआ है। लेकिन आज आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी आज आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, और जमीन खरीदने के लिए 2005 में सेज नाम का कानून बनाया, 2014 में भूमि अधिग्रहण का कानून लाया, और नेशनल कॉरिडोर, धरण प्रकल्प, बाघ प्रकल्प, गेंडा प्रकल्प, असवल प्रकल्प, नदी प्रकल्प, धरण प्रकल्प, इस देश में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। संविधान क्या कहता है? आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, संविधान कह रहा है। लेकिन टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी आदिवासी की जमीन सर्रास छीनी जा रही है। कब तक आदिवासी की जमीन नहीं छीनी जा सकती? नंबर 1, जब तक आदिवासी आदिवासी है तब तक नहीं छीनी जा सकती। नंबर 2, जब तक शेड्यूल एरिया है तब तक नहीं छीनी जा सकती। ब्राह्मणों ने प्लान बनाया,
और आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने के लिए आरएसएस के द्वारा हिंदू का कार्यक्रम इस देश में चलाया जा रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, हिंदू आदिवासी कब से लिखना शुरू किया? 1951 के बाद का इतिहास है। 1951 के पहले जितने भी गलती हुई, मुझे आदिवासियों के लिए हिंदू शब्द लिखा गया बता दीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट है, 16 जजमेंट है। आदिवासी हिंदू नहीं है, 16 जजमेंट है, आदिवासी हिंदू नहीं है। बहुत खास बात आप लोगों को बताई जा रही, बहुत गंभीर बात आप लोगों को बताई जा रही। आप लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और इसे छत्तीसगढ़ के शासन ने पत्र भी निकाला। आप लोगों को मालूम है या नहीं? द्विवेदी नाम के ब्राह्मण ने लेटर निकाला। अभी मैं डायरेक्ट झारखंड से आया, इसलिए वो पत्र मैं नहीं ला पाया, लेकिन मोबाइल में वगैरह उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ शासन का ही लेटर है और उसमें लिखा हुआ है पंकज द्विवेदी, लिखा हुआ है आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन आदिवासियों को हिंदू क्यों बनाया जा रहा है? हिंदू इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि धारा 5(2) कहती है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, तो गैर आदिवासी बना दो। आज वो लोग जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा, जिन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म स्वीकारा, उनका आज विरोध कर रहे हैं, तो हम भी आदिवासी हिंदू नहीं है। बहुत खास बात बता रहा, बहुत खास बात बता रहा। हम भी तो हिंदू नहीं है। 1951 के बाद में हिंदू लिखना शुरू किया, और ये सारा षड्यंत्र नेहरू ने किया। कांग्रेस ने वानर सेना बनाई। कौन सी सेना? कौन सी सेना? वानर समझ में आता है? किसको कहते हैं वानर? और बीजेपी ने बंदर दल बनाया। कोई अंतर है? कांग्रेस ने वानर सेना और बीजेपी ने बंदर दल, नहीं सॉरी, क्या, बजरंग दल। अभी समझ में आया होगा थोड़ा जल्दी। मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं कुछ चीजें। बजरंग दल, नाम अलग अलग है, मीनिंग एक ही है, वानर सेना, बजरंग दल। जो बातें आपको बताई जा रही, आरएसएस वाले हमारे समाज में आते और शबरी का उदाहरण देते। राम के और शबरी ने बेर खाए, चखाए, और वो झूठे बेर राम ने खाए। हमारे लोग तल्लीन हो जाते, रामायण बाबा। हो गया कल्याण? है कल्याण? हो गया कल्याण? हो गया? रामायण में हनुमान को पूंछ दिखाई, इसका मतलब पूंछ वाले इंसान उस जमाने में थे। इसका अर्थ पूंछ वाले इंसान उस जमाने में थे। बराबर है? बराबर है या नहीं? तो हनुमान के बाप को पूंछ दिखाई, दिखाई या नहीं? दिखाई या नहीं? मां को पूंछ क्यों नहीं दिखाई? बगैर पूंछ की मां थी क्या? है? बाप को पूंछ है, मां को पूछ ही नहीं। हमारे समाज को कितना भोला बना कर रखा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं इतना बोल रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस जिला का हूं ना, उसी जिला का मोहन भागवत है जिसकी खटिया नहीं कर रहा हूं। मैं जिस जिला का हूं ना, उसी जिला का मोहन भागवत है, चंद्रपुर जिला का। मेरे गांव से 42 किलोमीटर मोहन भागवत का गांव है। डर रहा हूं क्या मैं? है? क्यों नहीं डर रहा हूं? क्यों नहीं डर रहा हूं? संगठन शक्ति। क्यों नहीं डर रहा हूं? संगठन शक्ति। मोहन भागवत जानता है, प्रेम कुमार गिराम प्रेम कुमार गिराम नहीं, वामन मिश्राम नहीं। कौन है? ये समाज की लीडरशिप है। वो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं
जिस समाज को ब्राह्मणों ने गुलाम बना कर रखा, तो वो जानता है साला इनको कुछ किया तो मेश्राम साहब क्या कहते जानते हैं? अगर हमें हाथ लगाया तो हम कोई वो साधु संत नहीं है साबरमती के कि एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे करे। हमने हमारे कार्यकर्ता को बोल के रखा हुआ है, छोड़ना नहीं। ऐसी नसबंदी कर दो कि दोबारा ऐसा कोई इंसान ही पैदा ना हो दुनिया में। ऐसी नसबंदी कर दो कि भारत में नहीं बल्कि दुनिया में साला ऐसा कोई इंसान पैदा ना हो जो हमें बेवकूफ बनाने के लिए हमारे हनुमान को, ये आदिवासी है हनुमान, हमारे हनुमान को, आदिवासी हनुमान को विकृतीकरण किया, पूछ दिखाया। चलो भाई हनुमान को पूछे, बाप को भी पूछे, माँ को पूछ नहीं। तो उस वक्त महिलाएं बगैर पूछ वाली थी और पुरुष सिर्फ पूछ वाले थे। ये रामानंद सागर का दिमाग, ये गुजरात का रामानंद सागर जिसने रामायण बनाया, जो परिस्थिति आपको बताई जा रही है। धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते। अनुसूची 5 में आज आदिवासियों की जमीन खरीदी जा रही है, उनको बेदखल किया जा रहा है, पुनर्वसन के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन किया जा रहा है। जो बातें आपको बताई जा रही है और जो आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं उनको नक्सलवादी करके मार रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को दलित कहते हैं, आदिवासी को नक्सलवादी, ओबीसी को जातिवादी, मुसलमानों को आतंकवादी, सिखों को उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। वारे पट्टेश वाह! हम दलित, हम नक्सलवादी, हम आतंकवादी, हम जातिवादी, हम उग्रवादी और ब्राह्मण राष्ट्रवादी। बहुत बढ़िया। इसलिए मेश्राम साहब ने झारखंड जमशेदपुर में कहा कि ये जो ब्राह्मणों का राष्ट्रवाद का जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट पर मेश्राम साहब ने कहा कि हम खड़े खड़े पेशाब करते हैं, इनके सर्टिफिकेट को हम नहीं मानते। आपके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट अब हम तय करेंगे साला कौन राष्ट्रवादी है। आप बताओगे क्या? साला देश हमारा, ये राष्ट्र हमारा, हम यहाँ के मूल निवासी, हमारा डीएनए यहाँ का, और वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। क्यों? इतनी ताकत उनकी क्यों बढ़ रही? विभाजित होने की वजह से। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है आदिवासियों में अगर झगड़ा होता है तो वो झगड़ा पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा, तो आदिवासी पंचायत उस झगड़े को सुलझाएगी। इसलिए गांव-गांव में आदिवासी पंचायत का निर्माण करना होगा। मैं जशपुर वासियों को नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ के वासियों को एक मैसेज इस कार्यक्रम से देना चाहता हूं। आप सिर्फ ट्राइबल पंचायत का गठन करके हमें दे दो गांव-गांव में, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है। सारा का सारा काम आप मत करो, बहुत सारा काम आप लोगों के बस का नहीं है। बस आप लोगों के बस का जो काम है वो आपको बता रहा हूं। गांव-गांव में सिर्फ ट्राइबल पंचायत का गठन करो, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची कैसे अमल में लानी है, वो फिर हुनर हम लोगों के पास में है। जो बातें बताई जा रही, अनुसूची 5 में किसी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल हाथ का मामला नहीं है, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के नियंत्रण का मामला है। चलो अभी तक जो राष्ट्रपति बने थे आदिवासी नहीं थे, लेकिन इस बार आरएसएस के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, तो हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप आदिवासी समाज के हो, कम से कम कुछ मत करो, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची अमल कर दो। बस आपका भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग विरोध करते हैं।
द्रौपदी मुर्मू जी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो प्लान बना रहे हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के लाख आदिवासियों को इकट्ठा किया जाए और वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। ये प्लान हम लोग बना रहे हैं कि देश भर से 1 लाख आदिवासी रामलीला मैदान दिल्ली में इकट्ठा करेंगे और करेंगे, और उस कार्यक्रम में उनका स्वागत करने के लिए उनको बुलाएंगे कि आप आइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। किया स्वागत, मैं आया तो मेरा स्वागत किया ना आप लोगों ने, अब किया। अब स्वागत के बदले में कुछ बता रहा हूं मैं आपको, तो उनको बोलेंगे स्वागत किया। हाँ, ये माइक द्रौपदी जी, ये माइक पकड़ी, और ये हमारी 5वीं अनुसूची। बस आपके मुंह से सिर्फ इतना बोल दीजिए कि इतने दिनों में अमल कर रही हो, बस हो गया, इतना जो बात को बता रहा हूं। आप लोग मुझे नहीं जानते, ब्राह्मण मुझे जानते हैं। बहुत खास बात बता रहा हूं, आप लोग मेश्राम साहब का नाम नहीं जाने होंगे, ब्राह्मण जानता है। आप लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे, ब्राह्मण जानता है। आप लोगों को लग रहा है ये छोटा सा बच्चा बहुत बोल रहा है। रानी साहब, हाँ, आप लोग बोल रहे, सोच रहे होंगे ये छोटा सा बच्चा बहुत बोल रहा है। मैं बच्चा नहीं हूं, बच्चे का बाप हूं। मैं बच्चा नहीं हूं, बच्चे का बाप। जो हमारे कार्यकर्ता है डॉक्टर मरकाम साहब है, उनको मालूम है कि मैं बच्चे का बाप हूं। अब बच्चे का बाप हो तो बाप सरीका ही बोली बोलेगा ना, बच्चे सरीका थोड़ी ना बोली बोलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो अनुसूची 5 में इतने मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं कि लोकसभा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले कहा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की, अब दूसरी बात, लोकसभा और किसी राज्य की विधानसभा अगर कोई कानून अगर बनाती है वो हमारे एरिया में लागू नहीं होगा। मतलब विधानसभा और लोकसभा भी अनुसूची 5 के एरिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे लोग क्या मांगते जानते? 500 रुपया, घरकुल योजना है, स्कॉलरशिप योजना, फलानी योजना है, मांगते ही या नहीं? मैं राजा बनने की बात बता रहा हूँ, मैं राजा बनने का विचार समझा रहा हूँ, मेरा कितना भेजे में जा रहा है। हमारे लोग योजनाओं की तरफ भागते हैं, ये योजना वो योजना वो योजना है। योजना का कार्यक्रम है क्या? जिस समाज में राजे पैदा हुए, हमारे समाज में राजे पैदा हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना प्रांत था, हवा में उड़ गया। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुवर शाह, रानी दुर्गावती मरावी, उधर राजे विश्वेश्वराव, हमारे समाज में राजे पैदा हुए। राजा उधर महाराष्ट्र में बल्लार शाह, उसके नाम से ही नाम पड़ा बल्लार शाह। हमारे समाज में राजे निर्माण हुए। गोंड जहाँ पर राज करते थे गोंडवाना प्रांत था, भील जहाँ पर राज करते थे भीलवाड़ा प्रांत था, कोली लोग जहाँ पर राज करते थे कोलीवन नाम का प्रांत था। हम राजे रजवाड़ी की वंशज है। 5वीं अनुसूची में इतने मौलिक अधिकार है। हमें भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं, भारत सरकार से नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, भारत सरकार से रोजगार मांगने की जरूरत नहीं। अगर 5वीं अनुसूची अगर अमल में आई, लागू 26 जनवरी 1950 से, शब्दों को देखिए, लागू 26 जनवरी 1950 से अमल में अगर आई तो हम लोगों को भारत सरकार से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं। हमारा राज खुद निर्माण करेंगे,
ये संविधान में लिखा हुआ है। अब बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संकट खड़ा हुआ। कौन सा संकट खड़ा हुआ? कौन सा? बाबा साहब के सामने कौन सा संकट खड़ा हुआ कि अगर भारत सरकार से 1 रुपया अगर मांगने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया, तो आदिवासी राज कैसे निर्माण करेगा? राज निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए। बगैर पैसों से राज कैसे निर्माण होगा? राज निर्माण करने के लिए पैसा चाहिए। फिर संकट खड़ा हुआ, पैसा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर दूसरी अनुसूची बनाई, आर्टिकल 244(2) में 6वीं अनुसूची, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पैसा कहां से आएगा? 6वीं अनुसूची से आएगा। कैसे आएगा? अब पैसा कैसे आएगा? मैं जो बताता हूं ना, आप लोग सोच रहे होंगे हाँ साला ऐसा राज प्रस्तावित होगा हमारा अगर अमल में आएगा। अब पैसा कैसे आएगा? देखिए पैसा कैसे आएगा। पहला ही रूल बनाया 6वीं अनुसूची में, जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। पैसा कहां से आएगा? जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। और आगे लिखा, जिस क्षेत्र में आदिवासी निवास करते हैं उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है। सोने हैं, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बक्साइट। प्रोटेनियम जानते हो, हमारे रिटायर्ड मिलिट्री मैन जी है, आपको तो मालूम होगा प्रोटेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम तो जानते होंगे, विमान जो है ना, विमान, ये हमारे यूरेनियम से उड़ रहा है विमान। हमारे लोग देख रहे थे विमान जा रहा है, साला यूरेनियम हम आदिवासी होगा और आदिवासी दूर से देख रहे विमान जा रहा है। आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं 89 प्रकार के धातु है। ये आपके छत्तीसगढ़ से लगा हुआ अकेला झारखंड जो है ना, 44 प्रकार के धातु है। 44, अकेला झारखंड पूरे देश को संभाल सकता है। झारखंड में 13 जिलों में अनुसूची 5 लागू है, अमल में नहीं है। डेली अरबों रुपए का, अरबों रुपए की खनिज संपत्ति, अरबों रुपए की लूटी जा रही, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। डेली ये जशपुर भी अनुसूची 5 में, जशपुर भी है जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जो बातें आपको बताई जा रही है। अब जो 89 प्रकार के धातु आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करता है उस क्षेत्र में 89 प्रकार के धातु है। उस धातु की कीमत कितनी है जानते हो? 80,000 लाख करोड़। यहाँ पे कोई मैथ का स्टूडेंट या मैथ का प्रोफेसर होगा ना, तो उन्होंने 80,000 लाख करोड़ में कितने जीरो लगते हैं कार्यक्रम के बाद में मुझे लाकर बताना कि इतने जीरो लगते हैं। 80,000 लाख करोड़ का मालक आदिवासी। अगर ये 80,000 लाख करोड़ अगर आदिवासियों में बांट दिया जाए तो भारत का पूंजीपति, ये टाटा बिरला ममतालाल अंबानी नहीं, तो भारत का पहला पूंजीपति ये आदिवासी बनेगा। इतने का मालक आदिवासी, इतने का मालक आदिवासी। 80,000 लाख करोड़ लिखा हुआ है। ये धातु किसी राज्य का मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकता। अगर सरकार को धातु निकालना है तो 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। एक है ट्राइबल पंचायत और दूसरा है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। 2 लोगों की परमिशन लेनी होगी। अगर ये 2 लोगों ने परमिशन दी तब जाकर सरकार धातु निकाल सकती है। लेकिन सरकार को रॉयल्टी देनी होगी। क्या देनी होगी? रॉयल्टी देनी होगी। और वो रॉयल्टी कहां पर जमा होगी? भारत के किसी बैंक में जमा नहीं होगी, तो आदिवासी एरिया में हर जिला में आदिवासियों की सेपरेट बैंक होगी और उस बैंक का नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। क्या नाम होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। और वो रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगी। अब आया ध्यान में, पैसा कहां से आएगा? 6वीं अनुसूची से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
क्या चल रहा है मालूम है ना अभी झारखंड में? हाँ, अब छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रायपुर से आया है क्या कोई? रायपुर में है या रायगढ़ में है? रायपुर में है ना टीम कबड्डी की। हाँ, कबड्डी टीम जो है, एक तो एकनाथ शिंदे ने उधर गुवाहाटी लेकर गए थे और हेमंत सोरेन जी रायपुर आए हैं। जानते हो हेमंत सोरेन जी के पीछे घोड़े क्यों लगे? हेमंत सोरेन ने रॉयल्टी की बात की। रॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, अरबों का रॉयल्टी, अरबों का डेली लूटा जा रहा है ना, अरबों डेली लूटा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने रॉयल्टी की बात की, बीजेपी ने प्लान बनाया, अगर हेमंत सोरेन को रॉयल्टी देंगे तो 10 राज्यों को रॉयल्टी देनी होगी, तो ये तो साला समस्या दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसकी रॉयल्टी बाजू में लगा रखते हैं, पहले इसकी पीछे घोड़े लगा देते हैं। परिस्थितियां बता रहा हूं। वो रॉयल्टी परमिशन अगर हम लोगों ने दी तो रॉयल्टी भारत सरकार को, आदिवासी को देनी होगी और भारत सरकार की किसी बैंक में जमा नहीं होगी, हमारी बैंक में जमा होगी, जो हर जिला में होगी, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल। दूसरी बात, ये पानी की बोतल भी जसपुर में बेच नहीं सकता, 5वीं अनुसूची कह रहा है, बहुत खास बात बता रहा। ये मोबाइल बेच नहीं सकता है कोई कंपनी, कोई भी कंपनी अगर शेड्यूल 5 के एरिया में अगर उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो 2 लोगों की परमिशन लेनी है, ट्राइबल पंचायत एंड ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जो डिस्ट्रिक्ट में होगी, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, ये 2 लोगों ने परमिशन दी तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा और वो भी टैक्स कहाँ जमा होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगा और फिर उस आधार पर पैसा यहाँ से आएगा, फिर उस आधार पर आदिवासी अपना राज निर्माण करेंगे। कितना मौलिक अधिकार है संविधान में? 75 साल हो गए, अभी तक लागू नहीं हुआ। जो बातें मैं बता रहा हूं, क्या हमारे समाज के विधायक को मालूम नहीं है? क्या हमारे समाज के सांसद को मालूम नहीं? ऐसा आपका कहना है? क्या वो गधे लोग हैं और मैं ही एक सयाना हूँ जो मुझे मालूम है? मैं तो अभी तक सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मैं अभी तक सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा हूँ, ना ही लड़ने वाला और ना ही इंटरेस्टेड। आई एम नॉट ए किंग बट आई एम ए किंग मेकर। मैं समाज में किंग पैदा करना चाहता हूँ ताकि वो समाज की सही तरीके से लड़ाई लड़े। मैं किंग नहीं हूँ, बहुत खास बात बता रहा हूँ, और ये अभी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सालों से कहते आ रहा हूँ, आई एम नॉट ए किंग। मैं किंग नहीं हूँ, मैं किंग पैदा करने वाला, किंग मेकर की भूमिका देश में अदा कर रहा हूं ताकि आदिवासियों में वो किंग पैदा हो जो अपनी समाज की लड़ाई लड़े। हमारे समाज में जितने भी टोटम हैं, वो हर टोटम में मैं नेतृत्व निर्माण करना चाहता हूं ताकि हमारे समाज के लोग अपनी समाज को सही दिशा दे सके। जो बातें आपको बताई जा रही हैं, इतना मौलिक अधिकार है 5वीं अनुसूची, लेकिन कभी भी हमारे समाज को 5वीं अनुसूची नहीं बताई गई। आपको पेशा एक्ट समझाया जाता है। पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ग्राम पंचायत के मेंबर को, सरपंच को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देकर पेशा एक्ट समझाते हैं, ट्रेनिंग देकर ग्राम सभा समझाते हैं। पेशा एक्ट क्या है? 100% रिजर्वेशन। गांव में कौन सी पोस्ट होती है? आप सुपर क्लास 1 अधिकारी रहे हैं, गांव में सुपर क्लास 1 अधिकारी होता है सर? गांव में सुपर क्लास 1 अधिकारी होता है या चपरासी होता है, टीचर होता है, बाबू होता है, पटवारी होता है? यही पोस्ट होती है ना गांव में। आंगनवाड़ी सेविका होती है। गांव में आईएएस होता है क्या? नहीं होता है। तो 100% रिजर्वेशन कैसा है तुम्हें? ये तो नौकर बनाने का कानून है। नौकर बनेंगे, कौन से नौकर? आंगनवाड़ी सेविका। कौन से नौकर? चपरासी स्कूल के टीचर। परिस्थितियां बता रहे। पेशा एक्ट आप लोगों को समझाते हैं, भारत सरकार ट्रेनिंग लेती है। पेशा एक्ट 1996 में आया ना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। मैं अनाड़ी लोगों को समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ। 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है जानते हो? हाथी। 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है?
हाथी, और पेशा एक्ट क्या है? हाथी की पूंछ। साला पूंछ पकड़ कर बैठे हैं हमारे लोग, हाथी को छोड़ दिए। हमारे लोग जो है वो पूंछ पकड़ कर बैठे हुए हैं, हाथी को छोड़ दिए। अब हमारे लोगों के पास एक तो जानकारी का अभाव है, और मेरे शरीर का आदमी जो है बहुत कम मिलता है। अब हर गांव में तो मैं नहीं जा सकता, कोशिश कर रहा हूं जाने की, हाँ, लेकिन मुझे तो ब्राह्मणों के आर्टिफिशियल भगवान शरीर का 10-12 हेड, 10-12 हाथ, 10-12 पैर तो है नहीं, है जो कुछ मैं यहाँ पर रख के दूसरी जगह जाऊं वहाँ प्रचार करूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे 2 आंखें है, 2 पैर है, 2 हाथ है, बस आपके शरीर का इंसान। तो ये पेशा एक्ट जो है 5वीं अनुसूची को प्रभाव शून्य करने का कानून है। 5वीं अनुसूची की चर्चा खत्म करने का मामला है। यह है 5वीं अनुसूची। अब ये 5वीं अनुसूची संविधान में है, लागू है, अमल में क्यों नहीं है? उसका मौलिक कारण क्या है जानते हो? संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल अमल करना है तो कैसे करनी पड़ती है? राजनीतिक लैंग्वेज है कि आर्टिकल अगर अभी अमल करना है तो कैसे करनी होती है? तो आर्टिकल अमल करने के लिए एक्ट बनानी पड़ती है, और एक्ट बनने के बाद में वो अमल में आती है। तो जब तक शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अनुसूची 5 और 6 इंप्लीमेंटेशन एक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक 5वीं और 6वीं अनुसूची अमल में आने वाली नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप गांव-गांव में सिर्फ ट्राइबल पंचायत का गठन करो, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है। एक्ट बनाना होगा, और ये एक्ट कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाता है क्या? ना, एक्ट कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? जिनको आप चुनाव जितवा कर भेजते हो ना, विधायक और सांसद, वो लोगों को कानून बनाने का अधिकार है, एक्ट बनाने का अधिकार है, बना नहीं रहे। क्यों? अगर एक्ट होता और अमल में नहीं लाती तो ये प्रेम कुमार हिराम सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाता, साला 6 महीने की सजा। एक्ट के ऊपर अगर किसी ने अमल नहीं किया तो 6 महीने की सजा प्रावधान है। इसलिए तो आरक्षण खत्म क्यों हुआ? रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट ही नहीं है, रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट ही नहीं है। 2004 में कांग्रेस ने आप लोगों को लॉलीपॉप दिया था, हम बनाएंगे, आप लोगों ने समर्थन दिया, सरकार बनी 5 में, बनाएंगे। SC ST का वोट लेने के लिए कांग्रेस ने कहा रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाएंगे, नहीं बनाया। उसी प्रकार से हमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाना होगा। इतना मौलिक अधिकार है। ये अधिकार को खत्म करने के लिए 2 बड़े कानून इस देश में लाए जा रहे हैं, अब समझना बहुत जरूरी है। 2 बड़े कानून। पहला कानून 2018 में चर्चा शुरू की NRC की, और 2019 में कहा हम NRC लागू करेंगे, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश भर में सभाएं लेकर SC ST OBC के लोगों को कहा, क्या कहा कि हम NRC लागू करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान NRC का विरोध कर रहे हैं, मुसलमान रास्ते पर आ रहे हैं। और शाहीन बाग दिल्ली में मनाया गया, 24 घंटे शाहीन बाग टीवी पर दिखाया गया, और आप लोगों की मानसिकता बनाई कि NRC ये तो मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है, हम आदिवासी का तो है ही नहीं। आप लोगों की मानसिकता बनाई, मुसलमानों को टीवी पर दिखाकर। अब क्या है NRC? अब हम कह रहे हैं आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, पूरी जनता जान रही है, लेकिन NRC क्या कहती है? अब आदिवासियों को भारत का नागरिक साबित करना होगा। NRC भारत का नागरिक साबित करना होगा। NRC नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, NRC अब भारत का नागरिक हमको साबित करना होगा। और नागरिक साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे NRC में?
नंबर 1 आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, नंबर 2 आपका राशन कार्ड नहीं चलेगा, नंबर 3 आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा, नंबर 4 आपका वोटिंग कार्ड नहीं चलेगा, नंबर 6 ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। अगर आपको भारत का नागरिक साबित होना है तो 2 दस्तावेज लगेंगे, एक है जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है जमीन के कागजात। हम आदिवासियों के पास में जमीन है तो कागजात नहीं है, और जन्म प्रमाण पत्र कितने लोगों के पास है? आपके पास है। चलो आपके पास है तो आप भारत के नागरिक साबित हो गए, तो आपके जन्म प्रमाण पत्र से आप भारत के नागरिक साबित नहीं होते हो। आपका जन्म प्रमाण पत्र तो लगेगा, लेकिन आपके माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, तब आप भारत के नागरिक साबित हो सकते हैं। अब मेरे पिताजी का जन्म 1953 का है, उनका जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो कल मुझे बोल सकते हैं कि आप भारत के नागरिक, लेकिन मोहन भागवत की औकात नहीं है कि वो मुझे ये कहे कि मैं भारत का नागरिक। वो औकात भी जानते हैं ना, औकात के अनुसार बात करते हैं ना ब्राह्मण भी। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही इतनी गंभीर बातें हैं कि आप लोगों की मानसिकता बनाई कि एनआरसी का मामला ये मुसलमानों का मामला है। आसाम में एनआरसी लागू हुई। आसाम में 19,48,000 लोगों की लिस्ट बनी। जब हम लोगों ने वो लिस्ट देखी तो उसमें 5 लाख मुसलमान थे और 14,48,000 SC ST OBC के लोग थे, और उसमें 70% आदिवासी थे। तो तब हमें समझ में आया कि एनआरसी का मामला ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, एनआरसी का मामला ये हम SC ST OBC का मामला है। क्योंकि एनआरसी लागू होगी तो मुसलमानों का सिर्फ 10.5% नुकसान होगा। अगर एनआरसी लागू हुई तो हम SC ST OBC का 74.5% नुकसान होगा, मतलब हम आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एनआरसी में 4 बातें होगी, 4 बातें एनआरसी में। पहली बात, अगर एनआरसी लागू हुई तो एनपीआर होगा। एनपीआर में पहली बात होगी जानकारी, आपसे जानकारी लेंगे, फिर वो जानकारी तहसील कार्यालय में जमा होगी और जानकारी के आधार पर डिवाइडेशन होगा कि जानकारी के आधार पर जो भारत का नागरिक साबित हो रहे और जानकारी के आधार पर जो भारत का नागरिक साबित नहीं हो रहे, डिवाइडेशन होगा। जानकारी के आधार पर जो भारत का नागरिक साबित नहीं हो रहे तो दूसरा बिंदु है, उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा, और लीगल नोटिस में कहा जाएगा कि जानकारी के आधार पर आप भारत का नागरिक साबित नहीं हो रहे हैं, कृपा करके दस्तावेज सादर करें। हमारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आदिवासियों के पास में जमीन है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमारे लोग दस्तावेज सादर नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा बिंदु है, फॉरेन क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत हमारे लोगों को पूछा जाएगा कि जानकारी के आधार पर आप भारत के नागरिक साबित नहीं हुए, फिर आप किस देश के नागरिक हो? नेपाल के हो, श्रीलंका के हो, भूटान के हो, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, अफगानिस्तान के हो, फॉरेन क्रिमिनल एक्ट। अब हमारे लोग भारत के ही नागरिक साबित नहीं हो रहे तो किस देश के नागरिक है, कहां से साबित करेंगे? तो चौथा बिंदु है डिटेंशन कैंप। हमारे लोगों को डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, और डिटेंशन कैंप में जैसे ही हमारे लोग जाएंगे तो सबसे पहले संवैधानिक हक अधिकार से वंचित हो जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। हुआ आसाम में 4 डिटेंशन कैंप बनाए, 4 डिटेंशन कैंप में हजारों लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया, महिलाएं और पुरुष एक ही डिटेंशन कैंप में। क्या हमारे बहू बेटियों की सुरक्षा है डिटेंशन कैंप में? नहीं है। आसाम में हुआ, दिनेश प्रजापति और तारा प्रजापति अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, ओबीसी के लोग थे, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की
कि हमें कुछ दिन का समय दिया जाए अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 10 साल का समय दिया जाता है। 10 साल में आपको नागरिकता साबित करनी होगी, नंबर 1। लेकिन 10 साल तक आपको वोट का अधिकार नहीं होगा। 10 साल तक आपको भारत की किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? लोकतंत्र क्या कहता है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, जिनके वोट ज्यादा होते हैं राज उनका होगा। अगर एनआरसी लागू हुई तो हमारे लोग भारत का नागरिक कागज पत्र के आधार पर साबित नहीं कर पाएंगे तो हमारे लोगों को डिटेंशन कैंप में डालेंगे और डिटेंशन कैंप में डालने के बाद हमारे लोगों को वोट के अधिकार से हमारे लोगों को खत्म किया जाएगा। परिस्थितियां बता रहा हूं कितनी गंभीर आ रही। जो ब्राह्मण विदेशी है, अब वो ब्राह्मण आपको नागरिकता साबित करने के लिए कह रहा है। वामन मेश्राम साहब ने इस एनआरसी के विरोध में 29 जनवरी 2020 को भारत बंद किया और नरेंद्र मोदी को कहा एनआरसी लागू करना चाहते हो लागू करो, लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप एनआरसी लागू करना चाहते हो तो मेश्राम साहब ने कहा डीएनए बेस एनआरसी लागू करो। जिसका डीएनए भारत का होगा वो भारत में रहेगा और जिसका डीएनए भारत का नहीं होगा वो विदेश जाएगा। और जिसको एड्रेस नहीं मिलेगा हम बता देंगे वो एड्रेस किधर है। साला यूरेशिया से, कालाहांडी महासागर से ये लोग आए हुए, ये यूरेशिया के लोग हैं, भारत के नहीं है। वो आमिर खान का पिक्चर है ना, ये ऊ गोला के लोग, ई गोला के लोग ना, ऊ गोला के लोग है यूरेशिया। ये हमरा गोला के लोग नहीं है। मामला समझ में आ रहा? ये एनआरसी से, हमारे वोट के अधिकार से और संवैधानिक अधिकार से हम लोगों को वंचित करना चाहते हैं और हमको बेवकूफ क्या बनाया? मुसलमानों का मामला है। अब दूसरा खतरनाक कानून लाया जा रहा है जो सब्जेक्ट चर्चा में है, डी लिस्टिंग। अब ये डी लिस्टिंग क्या है? डी का मतलब डिले, लिस्टिंग का मतलब अनुसूचित जनजाति के लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं। किनको? जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, वो आदिवासी को अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से डिलीट करना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, 4 रिजर्वेशन है। शिक्षा का, नौकरी का, प्रमोशन का, राजनीति का। धर्म के नाम पर है क्या? धर्म के नाम पर है क्या? ये शिक्षा का, नौकरी का आरक्षण धर्म के नाम पर मिला है। किसके नाम पर है? अनुसूचित जनजाति के नाम पर। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजाति के नाम पर है। धर्म के नाम पर हमें कोई आरक्षण नहीं है। धर्म ये जीने का साधन है, जीने का मार्ग है। धर्म एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता, मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं। किसी की औकात है क्या? भारत के सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति की औकात है क्या मेरा ट्राइबल स्टेटस खत्म करने की? किसी की औकात है कि मेरा ट्राइबल स्टेटस खत्म करे? द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? आपको क्या लगता है? आपको अधिकार देने के लिए बनाया? आपको नौकरी देने के लिए बनाया? डी लिस्टिंग का कानून बनाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया ताकि डी लिस्टिंग का कानून बनाया जाए और आदिवासी समाज से आदिवासियों को कम कर दिया जाए ताकि 5वीं अनुसूची प्रभाव शून्य हो जाए। साला शेड्यूल एरिया, नॉन शेड्यूल एरिया बनाने का कार्यक्रम है ये जल, जंगल, जमीन को 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। नदी, नालों, पत्थरों को 5वीं अनुसूची लागू नहीं है। उस एरिया में आदिवासी कितने निवास करते हैं उस आधार पर 5वीं अनुसूची है। समझ में आ रहा है? ये जंगलों को, पहाड़ों को 5वीं अनुसूची नहीं है। ये जशपुर जिला को 5वीं अनुसूची है। मतलब क्या है?
जसपुर जिला में जो आदिवासी निवास कर रहे हैं उनकी संख्या इतनी है, इसलिए ये एरिया शेड्यूल एरिया घोषित हुआ। अब लिस्ट में से अगर कम हो जाए तो ये धर्म में कोई भी स्वीकार कर सकता हो ना। चलो आप ईसाई आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं, चलो कर रहे हैं ना विरोध, लेकिन आदिवासी तो हिंदू नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं उसका क्या करोगे? ईसाई आदिवासियों को लिस्ट से निकालोगे, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं उसका क्या करोगे? आदिवासियों को हिंदू कोड भी मालूम है। जब भी कोई कार्यक्रम रखते हो ना आप लोग इसके बाद में, तो विद्वान वकील को मेरे कार्यक्रम में रखने का, बुलाने का। कहाँ गए आयोजक? हमारे एक्का साहब, छत्तीसगढ़ में एक्का दुक्का तिग्गा, ये जो एक से शुरू होता है ना, एक्सपर्ट वकील को रखना। ये दीवानी फौजदारी और सेशन कोर्ट का मामला नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्यों कह रहा? क्योंकि हमारा समाज जो है ना बहुत सारी बातें जानता नहीं। वकील रहेगा तो बोल सकते हैं, हाँ वकील साहब बताइए क्या है। ये परिस्थितियां जो बातें आप लोगों को बताई जा रही कि ये धर्म का जो मामला है, तो आदिवासी को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है। बहुत खास बात, आदिवासी को हिंदू कोड बिल लागू नहीं, आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं, आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है। मतलब डी लिस्टिंग में दूधारी तलवार, दूधारी मतलब दो धार वाली। ईसाई आदिवासी को भी काटेंगे और हिंदू आदिवासी को भी काटेंगे, मगर उनको भी लिस्ट से खत्म करेंगे, और जो आदिवासी हिंदू बन जाएंगे उनको भी लिस्ट से खत्म कर देंगे। मतलब आदिवासी रहेंगे ही नहीं। आप लोगों को मालूम है ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सबसे ज्यादा आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया। मेरा सवाल है आरएसएस बीजेपी के लोगों को, आरएसएस और बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ाई किए हैं उन लोगों ने। इतिहास जान लीजिए आप लोग। आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर हैं, मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की है उन लोगों ने। ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में क्या आरएसएस के लोगों ने, क्या ब्राह्मणों ने कोई स्कूल हमारे समाज के विकास कल्याण के लिए पढ़ने के लिए बनाई क्या? मुझे बताओ किसी ब्राह्मण ने स्कूल बनाई हो तो नाम बताओ। इस एरिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल में किसी ब्राह्मण ने आदिवासी समाज के शिक्षा के लिए कोई स्कूल बनाई है? बताओ मुझे। साला जिन आरएसएस ने हमारे समाज को गधे बनाया उसने स्कूल नहीं बनाई। ये तो अंग्रेजों की देन है कि अंग्रेज भारत में आए तो मिशनरी साथ में आई, और मिशनरी आई तो स्कूल बनाई। मिशनरी ने दो चीजों पर काम किया ज्यादा, एक है शिक्षा और दूसरा है हेल्थ। हम तो जंगलों के लोग थे ना। आज हमारे समाज को शिक्षा मिली, हमारे समाज को शिक्षा मिली। सबसे ज्यादा अगर आदिवासी समाज में अगर नौकरी पर लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, तो आपको बताना चाहता हूं मिशनरी स्कूल में शिक्षा मिली इस वजह से हुआ। ताली आपने बजाई, लेकिन मैं कोई ईसाई धर्म का प्रचारक नहीं हूं, और ना ही मैं किसी धर्म का प्रचारक हूं, और ना ईसाई को मैं मानता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, ना इस्लाम का हूं, ना ईसाइयों का हूं, और ना बुद्धिस्ट का हूं। बहुत खास बात बता रहा हूं, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो अच्छी बात है वो तो बतानी पड़ेगी ना, और जो गलत है वो गलत है। क्या आरएसएस ने, अभी आरएसएस ने एक समिति बनाई, कौन सी? ये आरएसएस ने बनाई, नाम क्या है? जनजाति सुरक्षा मंच। ये बनाई 2021 में, और आप लोगों को बता रहे 6 में बनाई। वो आप लोगों को बता सकते हैं, हमें थोड़ी ना बताएंगे हैं? जनजाति सुरक्षा मंच, ये सुरक्षा करने के लिए मंच बनाया।
कि साला लिस्ट में से गायब करने के लिए मंच बनाया। नाम दिया जनजाति सुरक्षा मंच। जनजाति सुरक्षा मंच। अरे जनजाति को लिस्ट में से निकाल रहे हैं, सुरक्षा कहां हो रही है? नाम दिया सुरक्षा मंच। और कौन चला रहे हैं? जो आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। हम हिंदू है क्या? चलो हम ईसाई नहीं है तो हम हिंदू भी नहीं है ना। और धर्म, ये बात तो कान इधर इधर दिमाग में डालकर रखनी है। कौन सी? धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी, आपको और समझ में आएगा। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं है, आरक्षण समाज के नाम पर है। धर्म एक जीने का मार्ग है, जीने का साधन है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। मुझे ब्राह्मण धर्म पसंद नहीं तो हमारे लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकारा, हमारे लोगों ने इस्लाम को स्वीकारा, हमारे लोगों ने बुद्धिस्ट को स्वीकारा। धर्म जीने का साधन है, जीने का मार्ग है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। हम कोई भी धर्म स्वीकार सकते हैं। आदिवासी का पर्टिकुलर कोई धर्म ही नहीं है। आदिवासी गोंडी धर्म लिख सकता है, सरना धर्म लिख सकता है, कोया पुणे में लिख सकता है, नेचर प्रकृति धर्म लिख सकता है, आदिम धर्म लिख सकता है, मानव धर्म लिख सकता है, कोई भी धर्म लिख सकता है। मैंने तो पहले ही बताया। क्या बताया? हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत भी कह रहा है हिंदू नाम का धर्म नहीं, हिंदू ये संस्कृति है। हिंदू नाम का धर्म नहीं, हिंदू ब्राह्मणों के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, श्रुति में नहीं, पुराण में नहीं, गीता में नहीं। होगा तो मुझे बताइए। ब्राह्मण के किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों का नेता स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में हिंदू समाज नहीं बनाया, आर्य समाज बनाया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के तमाम ब्राह्मणों को कहा, क्या कहा? अरे ब्राह्मणों, हिंदू मोगलों ने दी हुई गाली है। हम आर्य समाज के लोग हैं, आर्य व्रत के लोग हैं, इसलिए उसने आर्य समाज बनाया। ब्राह्मणों को गाली देते थे। मोगल जब 650 साल देश में राज किए, मोगलों की भाषा पर्शियन थी। पर्शियन लैंग्वेज में गुलाम को हिंदू कहा जाता है। ब्राह्मण ने इतिहास में लिखा, सिंधु से हिंदू बना। तो कैसे? तो ब्राह्मण ने कहा, मोगल लोग स को ह बोलते थे। अबे तो गधे, अगर स को ह बोलते थे तो फिर सलमान को हलमान क्यों नहीं बोले? सलमान को सलमान ही बोला, सिर्फ सिंधु को हिंदू बोला, सलमान को हलमान को बोला नहीं। बात समझ में आ रही? मैं जब ये सारी बातें बताता हूँ तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ये सही में आदिवासी है क्या? बहुत जगह पर 32 राज्य और 370 जिलों से ज़्यादा जिलों में फिजिकली कार्यक्रम हुए हैं। फिजिकली हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ बहुत सारे जिला घूम चुका, बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सही में आदिवासी है क्या? क्यों नहीं, हमारे समाज में इतना कहाँ बोलने वाला होता है। अरे भाई, मैं आदिवासी हूँ। मैं जिस टोटम से बिलोंग करता हूँ, गेड़ाम 6 देवे। कोई है गोंड इधर? है क्या? है? हाँ, गेड़ाम 6 देवे। मेरी माँ जो है सिडाम है 4 देवे की। बस अभी सर्टिफिकेट लेकर घूमना बाकी है। तो कुछ लोग सोचते हैं ये सही में आदिवासी है। अरे आदिवासी है भाई, आदिवासी हूँ लेकिन अनपढ़ नहीं हूँ, बामसेट का कैडर हूँ। ये फर्क है। मेरा एजुकेशन बामसेट यूनिवर्सिटी में हुआ है, आपका एजुकेशन एकेडमिक हुआ है, मेरा सोशल एजुकेशन हुआ है। 3 दिन का ट्रेनिंग लेता हूँ, 2 दिन का ट्रेनिंग लेता हूँ, 1 दिन का ट्रेनिंग लेता हूँ। जो बातें बताई जा रही, और एक ही ट्रेनिंग नहीं, अलग अलग ट्रेनिंग लेता हूँ। हिस्टोरिकल ट्रेनिंग लेता हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग लेता हूँ, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर लेता हूँ, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप लेता हूँ। 4 किस्म का ट्रेनिंग लेता हूँ।
आदिवासी हिंदू नहीं है और आदिवासी का कोई धर्म नहीं है। और धर्म के आधार पर अब बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहा, इसको समझना है। देखिए, मेरा ट्राइबल स्टेटस कोई खत्म नहीं कर सकता। क्यों? आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 क्या कहती है जानते हो? आर्टिकल 15 क्या कहती है? घर में जाकर संविधान में पढ़ लेना। आर्टिकल 15 कहती है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ में जन्म प्लेस, धर्म, वंश, जात, भाषा, प्रांत को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये मोहन भागवत की औकात है क्या, जो डीलिस्टिंग का कानून बनाना चाहता है और भोले भाले आदिवासियों को साथियों भड़काकर रोड पर उतार रहा है। जानते हो इससे परिणाम क्या होगा? देना ना, जो अपने आप को हिंदू आदिवासी मानते हैं देना उसको भी नहीं है, और जो धर्म परिवर्तित आदिवासी है देना उसको भी नहीं है। क्योंकि नौकरियां तो समाप्त हो चुकी है, आरक्षण तो समाप्त हो चुके, रोजगार तो समाप्त हो चुके। देना धर्म परिवर्तित आदिवासी को भी नहीं है, देना आपको भी नहीं है, बल्कि आदिवासी ये जो नाम है, ये जो अनुसूची है आर्टिकल 342, ये खत्म करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर मेरे साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। आज 7.5% आदिवासी भारत में रह रहे हैं और शासन प्रशासन में कितने हैं? 4.3%। कितने हैं? 4.3%। 7.5% है और शासन प्रशासन में 4.3%। मतलब ईसाई आदिवासियों को नौकरियां मिली, फिर भी हमारा आंकड़ा है 4.3%। अभी तक हमारा पूरा कोटा भरा नहीं है। इसका मतलब क्या है? धर्म के आधार पर हम लोगों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म ये जीने का मार्ग है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। धर्म के साथ में मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 15 कहती है। अगर अनुसूचित जनजाति से धर्म परिवर्तित आदिवासियों को निकाल दिया तो क्या होगा जानते हो? आज जैसे मुसलमानों के प्रति घृणा है ना हमारे लोगों में, मुसलमानों के प्रति घृणा है या नहीं हमारे लोगों में, वैसे आदिवासी धर्म परिवर्तित आदिवासियों के प्रति घृणा निर्माण करेंगे। आदिवासी आदिवासियों में झगड़ा शुरू होगा, एक दूसरे के घर जलाना शुरू करेंगे हमारे लोग, और यही काम ब्राह्मण करवाना चाहता है। आज यहां पर 4-5 हजार लोग यहां पर इकट्ठा हुए ही जशपुर में। मैं एक खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आरएसएस का बंदोबस्त करना है, अगर बीजेपी का बंदोबस्त करना है, तो आने वाले 15 नवंबर को हम लोग जशपुर में ही वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में एक विशाल महारैली 15 नवंबर को जशपुर में होगी। विशाल महारैली। आज आप 5,000 लोग यहां पर आए, 4-5 हजार लोग आप यहां पर आए। 15 नवंबर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और इस जशपुर से हम लोग आगाज शुरू करने वाले हैं। और ये जो 5-6 राज्य है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 5-6 राज्य से 1 लाख आदिवासी जशपुर में आएंगे टीवी के विरोध में। देखते हैं आरएसएस क्यों बोल रहा हूं, आपको नई जानकारी देता हूं। 15 अक्टूबर को 1 लाख लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। 15 अक्टूबर को 1 लाख लोग लेकर कहां जा रहे हैं हम लोग? आरएसएस के हेडक्वार्टर पर है। हमारे लोगों की सोचने की छोड़िए, बोलने की छोड़िए, सोचने की भी औकात है आरएसएस के हेडक्वार्टर जाने की। हम लोग जा रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं, 15 अक्टूबर को जा रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी। लाखों बाबा साहब के अनुयायी 14 अक्टूबर को इकट्ठा होते या नहीं? नागपुर में होते या नहीं? बस उनमें से 1 लाख लेकर जाना।
अगर आरएसएस हमको रोकेगी तो इंटरनेशनल न्यूज बनेगी, हमारा ही फायदा। जाने देंगे तो झंडा गाड़ कराएंगे, हमारा ही फायदा। बहुत खास बात बता रहा हूं। अब ब्राह्मण फंसा हुआ है, साला विरोध करेंगे तो इंटरनेशनल न्यूज बनेगी, अगर जाने देंगे तो झंडा गाड़ कराएंगे। अब कौन सा झंडा गाड़ेंगे ये अब नहीं बताएंगे, 15 अक्टूबर को दिखेगा। साधारण मामला नहीं है, साधारण मामला नहीं है। इसीलिए ये डीलिस्टिंग का जो मामला है, ये कि भाषा में अगर मुझे समझाना है ना, डीलिस्टिंग ये समस्त आदिवासियों के लिए मृत्यु पत्र है। बहुत खास बात, ये सेंटेंस मेरा याद रखिए, डीलिस्टिंग ये हम आदिवासियों के लिए मृत्यु पत्र है। आप क्या सोच रहे सिर्फ धर्म परिवर्तित आदिवासी का नुकसान होगा? गलत। जो आदिवासी अपने आप को तथाकथित हिंदू मानते हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ये हमारे लिए मृत्यु पत्र है। इसीलिए हमें गांव देहात में जाना होगा, धर्म परिवर्तित आदिवासियों को भी समझाना होगा, और जो आदिवासी अपने आप को तथाकथित हिंदू मानते हैं वो भी आदिवासियों को समझाना होगा। और जो बैताल, जो पागल आदिवासी जो प्रचार करते हैं कि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उनको अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से निकाल दो, वो नाम पर कौन सा अधिकार है बता? सवाल खड़ा, धर्म के नाम पर कौन सा अधिकार है बता? धर्म के नाम पर क्या मेरे साथ भेदभाव कर सकते हैं? धर्म ये जीने का मार्ग है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। मैं कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता हूं। 16 जजमेंट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदिवासी वो खनिज संपत्ति उपलब्ध करा कर देना चाहते हैं। इसीलिए आदिवासियों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, ताकि हम लोग इधर झगड़ते रहे और ब्राह्मण लोग उधर राज करते रहे। लेकिन हमारे दिमाग में राजा बनने का सोच बिल्कुल ही ना आए। 3 मिनट बचे हुए, मुझे 4:30 बजे का टाइमिंग दिया आपने। हाँ, 4:27 हुए, 3 मिनट बचे हुए। मैं बराबर चलता हूँ मेरे घड़ी के अनुसार। 3 मिनट है? हाँ, 27, 3 मिनट। अब 3 मिनट में मुझे एक बात समझानी है, फिर भी 1 मिनट बचा कर रखूंगा। कौन सी बात? जिंदगी में एक बात ध्यान रखना है, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90। उसमें आदिवासियों की कितनी है? 30। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 46। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 46। चुनकर हमारे कितने जाते हैं? 30। सरकार बना पाएंगे? हाँ, चलो अभी दिल्ली का उदाहरण। दिल्ली में जो संसद है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की है। कितनी? 543। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 272। आदिवासी के कितने चुनकर जाते हैं? 47। सरकार बना पाएंगे प्रधानमंत्री? तो क्या करना होगा? फिर कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन करना होगा, समर्थन लेना होगा। लोगे तो क्या होगा? जिन्होंने 55 साल सत्यानाश किया कांग्रेस ने, जिन्होंने 20 साल बीजेपी ने सत्यानाश किया, जिनकी सरकार में 5वीं और 6वीं अनुसूची अमल में नहीं आई, तो वो लोग आपके साथ आने के बाद या आप उनके पास जाने के बाद वो 5वीं 6वीं अनुसूची अमल में लाएंगे? तो हमें हमारे दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए कि हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है। हमारे दोस्त कौन है? शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। क्यों? अगर नौकरी हमारी समाप्त हुई तो एससी ओबीसी मुसलमानों की बची हुई है क्या? अगर आरक्षण हमारा समाप्त हुआ तो एससी ओबीसी मुसलमानों का बचा हुआ है? अगर अन्य अत्याचार अगर हम आदिवासियों के ऊपर हो रहे तो क्या एससी के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं हो रहे? ओबीसी के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं हो रहे? मुसलमानों के ऊपर अन्य अत्याचार नहीं हो रहे? हो रहे। अगर जल जंगल जमीन से हमारा विस्थापन हो रहा है और उस एरिया में एससी का मकान है, ओबीसी का मकान है और मुसलमानों का मकान है, तो वो बचा हुआ है, वो भी तो उठ रहा है।
कंडीशन से बहुत सारी बातें आप समझे या ना समझे, ये बात समझनी होगी कि हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। हम अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। अगर मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई दुश्मन के साथ होनी चाहिए। और दुश्मन हमारा निर्धारित है। कौन है? कौन है? हाँ, दुश्मन कौन है? कौन है? आवाज जाना चाहिए। 3-3 ऑनलाइन चल रहा है, समझ में आना तो चाहिए। गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान शुरू किया, तो हमें भी तो कोई ना कोई अभियान शुरू करना है आने वाले दिनों में। हाँ, गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो अभियान, क्यों? क्योंकि अंग्रेज विदेशी थे, ब्राह्मण भी विदेशी है ना, लेकिन उनको भगाने वाले नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? ब्राह्मण को क्यों भगाने वाले नहीं है? जानते हो? अब आदिवासी के ऊपर राज करेगा तो मजा आएगा है? आदिवासी के ऊपर राज करेगा तो मजा आएगा क्या? तो आदिवासी राजा बनेगा तो प्रजा भी तो चाहिए। हाँ, खाने के साथ में अचार हो ना तो थोड़ा टेस्ट बढ़िया लगता है। हाँ, तो इसीलिए साथियों, हम अगर अलग अलग रहकर आंदोलन चलाएंगे तो हमारी अलग अलग नाम पर पिटाई होगी। एससी की दलित के नाम पर, आदिवासी की नक्सलवाद के नाम पर, ओबीसी की जातिवाद के नाम पर, मुसलमानों की आतंकवाद के नाम पर। तो हमारी समस्या एक है, कौन सी है? कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है, तो गुलामी हमारी नंबर 1 की समस्या है। तो हमें आज़ादी का आंदोलन इस देश में चलाना होगा, और ये आज़ादी का आंदोलन हम लोगों को मिलजुल कर चलाना होगा। और मिलजुल कर चलाने के लिए आप लोगों को साथ और सहयोग देना होगा। अब साथ और सहयोग कौन सा देना होगा? साथ और सहयोग कौन सा देना होगा? तो दुश्मन का एक सिद्धांत है कि दुश्मन अगर सहारा देगा तो इशारा करेगा, और उनका इशारा नहीं माने तो सहारा, उनका इशारा नहीं माने तो सहारा निकाल देगा। अगर हम कांग्रेस से सहारा लेंगे तो कांग्रेस की बोली बोलनी पड़ेगी, बराबर है या नहीं? अगर हम बीजेपी से सहारा लेंगे तो बीजेपी की बोली बोलनी पड़ेगी। आरएसएस से सहारा लेंगे तो आरएसएस की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर किसी पूंजीपतियों से सहारा लेते हैं तो पूंजीपतियों की बोली बोलनी पड़ेगी। आपको लगता है ना, हम जनता की बोली चलनी चाहिए? आपको लगता है या नहीं? हाँ, अगर आपको लगता है कि जनता की बोली चलनी चाहिए तो साथियों, फिर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, आत्मसम्मानी आंदोलन हमें खुद के बलबूते पर चलाना होगा। और वो चलाने के लिए समय, बुद्धि, पैसा इस आंदोलन में लगाना होगा। जो लोग समय दे सकते हैं उनको समय देना है, जो लोग बुद्धि दे सकते हैं उनको बुद्धि देना है, जो लोग पैसा दे सकते हैं अपने कमाई का 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, 1000, जो भी जितना आप देना चाहते हो इस आंदोलन के साथियों देना होगा। और ऐसे साथ और सहयोग आप लोग करोगे और इस आंदोलन को मजबूत आप करेंगे। और इस देश में वामन विश्राम साहब के नेतृत्व में इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारी पूरे देश भर में हो चुकी है। उसको मजबूत करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ में आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम कुमार गडाम साहब और प्रेम कुमार गडाम के बहुत ही बेहतरीन उन सभी बातों के लिए और उन कीमती बातों के लिए एक बार जश्न अंदाज में शुक्रिया अदा होना चाहिए। जोरदार तालियां। और 85 साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आने वाले समय में
इससे थोड़ा सा बैठिएगा, 5 मिनट में खत्म होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आने वाले समय में 1 तारीख को मान्यवर वामन विश्राम साहब अंबिकापुर की धरती में आ रहे हैं। मैं समस्त लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस संख्या का 10 गुना, इस संख्या का 10 गुना अंबिकापुर में कूच करेंगे 1 तारीख को। साथियों, आजादी के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है। आजादी के लिए जो ब्रेन है वो शासक की तरह सोचने के लिए ट्रेंड करना पड़ता है और इसके लिए हमको सभा में आना पड़ता है साथियों। और अभी कार्यक्रम को 5 मिनट में समाप्त किया जाएगा। आप लोगों ने ना ये जो मॉमसेप का जो विंग्स है उसमें का जो राष्ट्र किसान मोर्चा का फर्स्ट अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन है पत्थल गांव में, उसमें 11 सितंबर को है। उसके लिए ऐलान कर दिया गया है। दूसरी सूचना है